हिंदी दिवस। भारत में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। राज्य भाषाओं और लिपियों से देश समृद्ध है, लेकिन हिंदी देश के आधे से ज़्यादा भाषा को जोड़ती है। हिंदी अधिकतर भारतीयों की मातृभाषा है। भले ही हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा ना मिला हो, लेकिन राज्य भाषा के तौर पर हिंदी की पहचान है। हिंदी की उपयोगिता को बनाए रखने के लिए सरकारी दफ्तरों का कामकाज आधिकारिक तौर पर हिंदी में ही किया जाता है। हालांकि वक्त के साथ देश में अंग्रेजी का चलन बढ़ा है, लेकिन हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित भाषा हिंदी है। आंकड़ों की माने तो वर्तमान में देश की लगभग 57% जनसंख्या बोलचाल के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग करती है और उनके रोजगार का जरिया भी हिंदी ही है। लेकिन इसके बावजूद हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला। आज हिंदी दिवस पर हम बात करेंगे हिंदी का महत्व, उसका इतिहास, उसका सेलिब्रेशन और आखिर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में कहाँ क्या अड़चनें आ रही हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता कैसे मिली। महात्मा गांधी जी ने 1918 में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राजभाषा बनाने की अपील करते हुए इसे जनमानस की भाषा बताया था। 1937 में नेहरू जी ने भी अपनी राय रखते हुए कहा था कि भारत भर में आधिकारिक रूप से संपर्क स्थापित करने के लिए एक भाषा का होना जरूरी है और हिंदुस्तानी से अच्छी कोई और भाषा नहीं हो सकता। तब प्रयुत्तर में गांधी जी ने कहा था कि बेहतर होगा कि अंग्रेजी के बजाय हिंदुस्तानी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जाए, क्योंकि यह हिंदू और मुसलमान, उत्तर और दक्षिण को जोड़ता है। लेकिन विभाजन ने कई सदस्यों के मन में इतनी चिढ़ और गुस्सा भर दिया कि हिंदुस्तानी की मांग पीछे होती चली गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1949 में स्वतंत्र भारत की राजभाषा के प्रश्न पर 14 सितंबर 1949 को काफ़ी विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया कि संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। हालांकि हिंदी को राष्ट्रभाषा चुने जाने पर गैर हिंदी भाषी राज्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया। तब हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी राज्य भाषा का दर्जा देना पड़ा और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की बात ठंडे बस्ते में चला गया। कई दशकों पहले जब अंग्रेजी भाषा का चलन नहीं हुआ करता था, तब यही भाषा भारतीयों या भारत से बाहर रह रहे हर वर्ग के लिए सम्मानीय होता था। लेकिन बदलते युग के साथ अंग्रेजी ने भारत की जमीन पर अपने पांव गड़ा लिए, जिस वजह से आज हमारी राष्ट्रभाषा को हमें एक दिन के नाम से मानना पड़ रहा है। पहले जहां स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम ज़्यादा नहीं हुआ करता था, आज उनकी मांग बढ़ने के कारण देश के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हिंदी में पिछड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें ठीक से हिंदी लिखना और बोलना भी नहीं आता है। भारत में रहकर हिंदी को महत्व ना देना भी हमारी बहुत बड़ी भूल है। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि हिंदी का नाम खुद दूसरी भाषा से लिया गया है और यह भाषा है फारसी। हिंदी का हिंद शब्द फारसी भाषा से लिया गया है और फारसी में हिंद का अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। बता दें कि हिंदी लोगों की आम भाषा है। हिंदी भाषा का राष्ट्रभाषा के रूप में महत्व क्या है? यह भाषा पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच सेतु की तरह है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ ही हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है। ऐसा अनेक भाषा वैज्ञानियों का मत है कि हिंदी भले ही अब तक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई हो, लेकिन सदियों पहले से ही यह देश की संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। भले ही राजकीय प्रशासन के स्तर पर कभी संस्कृत, कभी फारसी और अंग्रेजी की मान्यता रही हो, लेकिन पूरे राष्ट्र के जन समुदाय के आपसी संपर्क, संवाद, संचार, विचार विमर्श, सांस्कृतिक सोच और जीवन व्यवहार का माध्यम हिंदी ही बनी रही है। भारतीय जनमानस से जुड़ने और अपनेपन का भाव प्रदर्शित करने के लिए इस्लामी शासकों ने भी हिंदी और उर्दू की मिलीजुली भाषा की जरूरत महसूस की। तब एक ऐसी भाषा विकसित हुई जिसे हिंदुस्तानी कहा गया। एवं हम सभी जानते हैं कि मध्यकाल में हुए भक्ति आंदोलन ने राष्ट्रव्यापी असर डाला, जिसके प्रभाव से हिंदी भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक राजभाषा बन गई। कुछ समय बाद जब अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार कर लिया, तब उनको आधुनिक काल में समूचे भारत में जिस भाषा का सबसे ज़्यादा प्रचार, प्रसार और प्रभाव दिखाई दिया, वह हिंदी ही था, जिसे वे लोग भी हिंदुस्तानी कहते थे। किंतु हिंदी को जानने, समझने और बोलने वाले भारत के कोने कोने में फैल गए थे। ये लोग
चाहे हिंदी ना जानते हों, व्याकरण की भूल करते हों, अशुद्ध हिंदी बोलते हों, लेकिन बोलते हिंदी ही है। वे हिंदी को अपनी भाषा मानते हैं। वास्तव में हिंदी की यह समावेशी और सर्वग्राही प्रकृति ही देश की एकता की परिचायक है और इस प्रकृति ने ही उसे अखिल भारतीय रूप दिया है। जब हम एक भाषा के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें यह भी जानना चाहिए कि भाषा होती क्या है और इसकी आवश्यकता व महत्व क्या है। भाषा एक निरंतर चलती रहने वाली सामाजिक क्रिया है, इसलिए भाषा को बहता नीर कहा जाता है। इसे किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, बल्कि इसका सृजन सामूहिक चेतना द्वारा समाज करता है। वह समाज सापेक्ष होती है, उसकी धारा निरंतर बहती चलती रहती है। भाषा के माध्यम से ही साहित्य अभिव्यक्ति पाता है। किसी भी भाषा के बोलने वालों जन समुदाय के रहन सहन, आचार विचार आदि का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करने वाला उस भाषा का साहित्य ही होता है। भाषा न केवल साहित्य सृजन के लिए होता है, बल्कि अन्य विषयों की जानकारी के लिए भी माध्यम का काम करता है। इसीलिए भाषा मनुष्य के लिए एक अनोखा वरदान है। भाषा के बिना मनुष्य के समाज का कल्पना भी नहीं किया जा सकता। सभ्यता संस्कृति के विकास के लिए भाषा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाषा का विकास उसके साहित्य पर निर्भर करता है। आज के तकनीकी युग में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी हिंदी में काम को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि देश की प्रगति में ग्रामीण जनसंख्या सहित सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसके लिए अनिवार्य है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में तकनीकी ज्ञान से संबंधित साहित्य का सरल अनुवाद किया जाए। इसके लिए राज्य भाषा विभाग और तकनीकी शब्दावली आयोग ने सरल हिंदी शब्दावली तैयार की है। राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन योजना द्वारा हिंदी में ज्ञान विज्ञान की पुस्तकों के लेखन को बढ़ावा दिया जा रहा है। शैक्षणिक हिंदी का वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय प्रसार यूरोप, अमेरिका और एशिया के अनेक देशों में भी हो रहा है। पश्चिमी और पूर्वी यूरोप में मिलाकर कम से कम 1 दर्जन देशों में 3 दर्जन विश्वविद्यालयों और संस्थानों में हिंदी शिक्षण की व्यवस्था है। कनाडा और अमेरिका के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और रूसी में हिंदी की अनेक कृतियों के अनुवाद हुए हैं। भारत में हिंदी को लेकर भले ही लोगों के अलग अलग विचार हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है। आज दुनिया के कई देशों में जहां हिंदी को प्रतिष्ठा प्राप्त है, फिजी में हिंदी को सरकारी भाषा का दर्जा दिया गया है। इसे फिजियन हिंदी कहते हैं। इसी तरह मॉरिशस की यह प्रमुख भाषा है। ट्रिनिदाद टोबैगो में भी हिंदी चलती है। नेपाल की सरकारी भाषा तो नेपाली है, पर वहाँ मैथिली, भोजपुरी और हिंदी भी बोली जाती है। त्रिनिदाद और टोबैगो में अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है, लेकिन वहाँ पर स्पेनिश, फ्रेंच, हिंदी और भोजपुरी भी बोली जाती है। इसी तरह सिंगापुर में मलय और अंग्रेजी वहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं, लेकिन वहाँ तमिल और मैंडरिन के साथ हिंदी भी बोली जाती है। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी और अफ्रीकी वहाँ की सरकारी भाषाएं हैं, लेकिन वहाँ भी अन्य कई क्षेत्रीय भाषाओं के साथ हिंदी भी बोली जाती है। इंटरनेट मीडिया के आने से हिंदी को नई पहचान मिली है। अब युवा भी हिंदी में अपनी बात रखने लगे हैं। नई शिक्षा नीति में हिंदी को मूल्यवान अधिमान मिलने में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार कुछ ठोस संकल्पों एवं अनूठे प्रयोगों पर प्रतिबद्ध दिख रही है। यह एक अच्छी बात है। भाषा वही जीवित रहती है जिसमें संभावनाएं होती है और जिसका प्रयोग जनता व्यापक स्तर पर करता है। सौभाग्य से हिंदी में ऐसी सभी आवश्यक और अपेक्षित गुण मौजूद है। कुल मिलाकर हिंदी प्रेम का मतलब हिंदी विद्वानों, लेखकों, कवियों आदि की जमानत तैयार करना नहीं है। हिंदी प्रेम का मतलब है हिंदी के माध्यम से रोजगार के अच्छे अवसर तलाशना, उसे उच्च अध्ययन, खास तौर पर विज्ञान और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई के लिए एक कारगर माध्यम बनाना और उसे देश की अस्मिता व प्रतिष्ठा का सूचक बनाना। यहाँ पर मैं जोर देकर कहना चाहूँगा कि हिंदी प्रचार प्रसार या उसे अखिल भारतीय रूप देने का काम हिंदी के विद्वानों, लेखकों, कवियों या अध्यापकों की जमात तैयार करना नहीं है, जो हिंदी से सीधे सीधे आजीविका या अन्य तरीकों से जुड़े हुए हैं। वे तो हिंदी के अनुयायी ही है या उनका कर्म है, उनका नैतिक कर्तव्य है कि वह हिंदी का पक्ष ले। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे हिंदी वातावरण को तैयार करने का जिसमें भारत देश के किसी भी भाषा क्षेत्र का किसान, मजदूर, रेल में सफ़र करने वाला हर यात्री, अलग अलग काम धंधों से जुड़ा आम जन हिंदी समझे और बोलने का प्रयास करे।
टूटी फूटी हिंदी ही सही मगर बोले तो। यहाँ पर मैं दूरदर्शन और सिनेमा के योगदान का उल्लेख करना चाहूँगा, जिसने हिंदी को पूरे देश में लोकप्रिय बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ वर्ष पूर्व जब दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत सीरियल प्रसारित हुए तो समाचार पत्रों के माध्यम से सुनने को मिला कि दक्षिण भारत के कतिपय हिंदी भाषी अंचलों में रहने वाले लोगों ने इन दो सीरियलों को बड़े चाव से देखा, क्योंकि भारतीय संस्कृति के इन दो अद्भुततम महाकाव्यों को देखना उनकी भावनागत ज़रूरत बन गया था और इस तरह अनजाने में ही हिंदी सीखने का उपक्रम भी किया। हम ऐसे ही एक सहज, सुंदर और सामंजस्यपूर्ण माहौल बनाना चाहते हैं जिसमें हिंदी एक ज़रूरत बने और उसे जन जन की वाणी बनाने का गौरव प्राप्त हो।